इतिहास कर्म के साथ साथ मौन का भी लेखा रखता है। यूजीसी विनियम 2023 के क्रियान्वयन से उत्पन्न असमानताओं तथा विदेशी एवं भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच नियामकों समानताओं और संस्थागत न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता का कोई भी उल्लेख राष्ट्रपति अभिभाषण में नहीं था। ऐसा परफॉर्म कर रही है सभापति जी कि उनके रिफॉर्म से पॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है। आज जो डील का बारे में चर्चा की है, मुझे किसानों की चर्चा हो रही है, मुझे उनकी चर्चा हो रही है। एक तो स्वामीनाथन समर्थन मूल्य लागू नहीं हुआ, ऊपर से आप उनको कौन सी डील दे रहे हैं, कौन से मिल प्रोडक्ट की डील दे रहे हैं। ये सदन को, सरकार को, विपक्ष को आत्मविश्वास में लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपनी गहरी चिंता और निराशा व्यक्त करती हूँ। मुझे 2025 याद आ गया, जब राष्ट्रपति अभिभाषण में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात की गई थी, जो जुमला गूंजा था। इस बार मैंने भाषण सुना तो उसमें सिर्फ रिफॉर्म रह गया था। यह कैसा रिफॉर्म है? किसानों को बर्बादी के कगार पर छोड़कर, मजदूरों को काम का अधिकार छीनकर, जो आपने मनरेगा में संशोधन करके छीना, युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलकर और मध्यम वर्ग को महंगाई की आग में झोंककर, यह सरकार किसका रिफॉर्म दिखा रही है? अब सरकार ऐसा परफॉर्म कर रही है सभापति जी कि उनके रिफॉर्म से पॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है। लगातार पेड़ों के कटने के कारण पहाड़ों में लैंडस्लाइड, बादल फटना, पिछले साल धराली, हर्षिल, कई जगहों पर पहाड़ों का धंसना, बाढ़ आना। अब तो पहाड़ और नदियां भी इस परफॉर्मेंस से सरकार को चेतावनी दे रही है कि ऐसा होना भी सरकार के गलत रिफॉर्म का नतीजा है। जैसे अरावली के लिए सुप्रीम कोर्ट को परफॉर्म करना पड़ा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जानवरों का खेतों में घुसना, पहाड़ों का लगातार धंसना, जहरीली हवा का बहना। सरकार के इस ट्रांसफॉर्म से अब प्रकृति भी अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। दुर्भाग्यवश इस सरकार का ध्यान इन वास्तविकताओं की ओर आकर्षित करना सभापति जी बहुत कठिन होता जा रहा है। अक्सर यह शुतुरमुर्ग तो जानते ही होंगे, शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करती है यह सरकार। जैसे शुतुरमुर्ग सिर को रेत में दबा लेता है कि कुछ भी असुविधा है, मैं नहीं देख रहा हूं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है, लगातार आत्मसंतोष की मुद्रा में रहते हैं, उसी तरह शुतुरमुर्ग की तरह यह सरकार भी आत्मसंतोष की मुद्रा में है। कोई भी चिंता जताई जाए, उसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है और आंकड़ों का चुनावी रूप से हवाला दिया जाता है, जिनमें से कई तो 2014 या उससे पहले के वर्ष की तुलना प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि अभी भी मैं सुन रही थी, कोई भी 11 साल का अपना रिकॉर्ड नहीं बता रहा है, ताकि ये दावा किया जा सके कि देश में जो भी प्रगति हुई है वो इन 11 सालों में हुई है। ये तरीका राजनीतिक उद्देश्यों को तो पूरा कर सकता है सभापति जी, लेकिन यह भारत के लोगों के हित में नहीं है। माननीय महोदय, मैं छात्राओं और युवा की बात करना चाहती हूँ। अभी मिलिंद सोरस साहब भी बहुत बढ़ाई कर रहे थे सरकार की कि युवाओं के साथ बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि राष्ट्र अपने युवा वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है वो उसके भविष्य को गंभीरता से लेने का मापदंड तय करता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है। आज का युवा जागरूक है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन पिछली पीढ़ियों से कहीं अधिक चिंतित भी है। वह देश के लिए मेहनत करना चाहता है, पर शिक्षा की बढ़ती लागत, घटता सरकारी निवेश, अनिश्चित करियर और सीमित अवसर उसकी राह में रोड़े बन रहे हैं, जिसका ब्लेम आप सरकार को दे सकते हैं। प्रवेश परीक्षाओं में बार बार स्थगित होना, पेपर लीक होना, भर्तियों में वर्षों की देरी से जो युवाओं की योग्यता है सभापति जी नौकरशाही में उलझ कर रह गई है।
दूसरी ओर 25 करोड़ छात्रों वाली स्कूली शिक्षा प्रणाली हमारे देश में है, मानते हैं, लेकिन आपने 11 साल में क्या अचीव किया? अभी भी तो 11 और 12वीं में पहुंचते पहुंचते जो हमारा नामांकन जो रेशियो है आज भी 58.4% है, और जो सकल उच्च शिक्षा, हमारे HRD मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, जो नामांकन अनुपात है लगभग 30% ही है। ये कौन से विकसित भारत की बात है? मुझे खेद है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में UGC विनियम 2023 के क्रियान्वयन से उत्पन्न असमानताओं तथा विदेशी एवं भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण है, नियामकों, समानताओं और संस्थागत न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता का कोई भी उल्लेख राष्ट्रपति अभिभाषण में नहीं था। मुझे खेद है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में रोजगार आज देश के सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है। दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले हमारे देश में एक होने के नाते भारत सिर्फ दिखावे वाले रोजगार वादों पर नहीं चल सकता जो यह सरकार कर रही है। नौकरी की कमी, अंडर एम्प्लॉयमेंट और असुरक्षित अनौपचारिक काम जैसे गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म मजदूर और PSUs के आउटसोर्स कर्मचारी को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। रोजगार को गलत तरीके से फिर से परिभाषित किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है सभापति जी। यहाँ सिर्फ जीवित रहने वाली गतिविधियों को ही सफलता दिखाया जा रहा है जो देश को गुमराह कर रहा है। नए श्रम कानून जिन्हें सरलीकरण के नाम पर बनाया गया, कर्मचारी सुरक्षा कमजोर हुई, हायर एंड फायर आसान किया गया कि मिनट में हायर किया, मिनट में उसको नौकरी से निकाल दिया, सामूहिक संघर्ष की शक्ति घटाई, गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों को सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा और बड़े पैमाने पर अनुबंध रोजगार को आप वैध बनाने का काम कर रहे हैं। मतलब व्यापार की सुविधा को श्रमिक की गरिमा पर आपने प्राथमिकता दी हुई है। स्किलिंग और रोजगार में गहरा असंतुलन है। प्रमुख स्किलिंग रोजगार के तहत केवल आप इतनी बात करते हैं, लेकिन प्रतिशत कितना है? युवाओं का प्रतिशत ओनली 15% है। कौशल प्रशिक्षण केवल कितना है? ओनली 5% युवाओं तक ही कौशल प्रशिक्षण पहुंचता है। मुझे खेद है कि अभिभाषण में हिमालय के पर्वतीय तराई क्षेत्रों में हो रहे अत्यधिक निर्माण तथा अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों का कोई भी उल्लेख अभिभाषण में नहीं हुआ, जिनके कारण मानव निर्मित आपदाएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक क्षरण हुआ है। साथ ही इन संवेदनशील क्षेत्रों में संरक्षण तथा उनकी वहन क्षमता, जो बार बार कहा गया कि पहाड़ों को उनकी कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लाने का सरकार का कोई प्लान होना चाहिए, वो कोई भी राष्ट्रपति अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं था। कोई भी तत्काल जो सुनिश्चित सम्मान को सुनिश्चित करे, जो एक प्लान लेकर आए, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। हिल और तराई क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण लगातार चल रहा है। भूस्खलन और फ्लैश बाढ़ लगभग आपके राज्य में 11 सालों में 30% की वृद्धि हुई है, जो प्राकृतिक क्षमता के नियमों का उल्लंघन है और लगातार मानव जनित आपदाएं पैदा कर रहा है। मुझे खेद है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी है और NCR में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता, उससे लाखों निवासियों को होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों तथा इस मानव निर्मित पर्यावरणीय संकट से निपटने और प्रदूषण कम करने हेतु ठोस उपायों का तत्काल आवश्यकता का कोई भी उल्लेख राष्ट्रीय अभिभाषण में नहीं था। पर्यावरण संरक्षण केवल भाषणबाजी नहीं हो सकता। इस सरकार की मौन नीति इन वास्तविकताओं पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है अध्यक्ष महोदय कि यह भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ डाल रहे हैं। सोलर ऊर्जा की हम बात करते हैं। भारत ने अभी तक 80 गीगावाट से अधिक सौर क्षमता स्थापित की है, जो नवीकरण ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमारा टारगेट 2030 का 500 गीगावाट है, लेकिन जीवाश्म क्षमता का जो लक्ष्य है, जिसमें 280 से 300 गीगावाट सौर ऊर्जा के आने की उम्मीद है, लेकिन यह लक्ष्य बड़े निवेश, ग्रिड सुधार, घरेलू निर्माण और कार्यबल की तैयारी के बिना मुश्किल है। कोई योजना नहीं ये सुनिश्चित करने की, एक गौर करने वाली बात है अध्यक्ष महोदय
कि स्वच्छ ऊर्जा कम आय वाले घरों में किसानों और MSMEs के लिए सस्ती बनी रहे, तब भी जब सब्सिडी घटती है और टैरिफ बढ़ते हैं। केवल क्षमता, लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते सभापति जी। विश्व नेता किफायती होना और लचीलापन होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति के भाषण में मुझे दुख है कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र किया, उनके शब्दों का उच्चारण किया, भय काहू को देते है न मैं मानत आए, ना डरना है ना डराना है। लेकिन आज जो लोकसभा में हुआ, सरकार इतनी डरी हुई क्यों है कि विकसित भारत में अपोजिशन को बोलने नहीं दे रही है और 8 सांसदों को आपने सस्पेंड भी कर दिया। मैं गुरु तेग बहादुर जी का फिर जिक्र करते हुए बोलती हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी मानवता के सबसे पहले बलिदान देने वाले गुरु थे। लेकिन पंजाब से, दिल्ली से मैंने भी सदन में उठाया कि उनके नाम से दिल्ली का रेलवे स्टेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, हिंदी चादर के नाम से दिल्ली का रेलवे स्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। सूखा नशा, आप देश में 12 से 18 साल के युवा और जो किशोर हैं सूखे नशे की भयंकर चपेट में आ रहे हैं। लेकिन इससे पीछा छुड़ाने के लिए खासकर बिहार जैसे गरीब प्रदेशों में जो ड्राई स्टेट है, वहां पे सूखा नशा बच्चों पे पैर पसारा है। उसको कैसे आप खत्म करेंगे, उसके लिए किसी प्लान की चर्चा राष्ट्रीय अभिभाषण में नहीं थी। खेल महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय खेल में कंटिन्यू भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, पारदर्शी प्रशासन की कमी से लगातार जूझ रहा है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे, नियमित रूप से गलत विवरण, भाई भतीजावाद, योग्यता को नजरअंदाज करना लगातार चल रहा है। लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में प्रशासन में पारदर्शी शासन, मेरिट आधारित चयन और पर्याप्त वित्त पोषण जैसे जरूरी सुधारों की आवश्यकता की कोई चर्चा भी नहीं की गई है। मैं वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बोलना चाहूंगी जिन्होंने अपने जीवन में इस देश का निर्माण किया। दिन ब दिन उनकी गरिमा, जो उनके जीवन में जीवित रहने का साधन है, वो चिंता में है। बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत, अपर्याप्त पेंशन, मुद्रास्फीति से घटती बचत और ओवरलोडेड सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने बुढ़ापे को असुरक्षित कर दिया है। कई लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं और आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों की जरूरत है, फिर भी एयर प्योरीफाई, वाटर प्योरीफाई, हीटर जैसे उपकरणों में अब भी GST के दायरे में आते हैं, जबकि यह विलासिता की चीज नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि जरूरत की चीज है। बुजुर्गों की गरिमा केवल नारेबाजी पर नहीं टिक सकती है, इसे सस्ती स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और राहत की जरूरत है। आदिवासियों की बात कही गई, कहा गया आदिवासियों के संस्कृति को संरक्षण देने के लिए हम संग्रहालय बना रहे हैं। आदिवासियों का संरक्षण उनके संग्रहालय बनाने से नहीं, उनके अधिकार जंगल जमीन को उनके लिए अधिकार देने से बन सकता है। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से US ने आज जो डील का बारे में चर्चा की है, मुझे किसानों की चर्चा हो रही है, मुझे उनकी चर्चा हो रही है। एक तो स्वामीनाथन समर्थन मूल्य लागू नहीं हुआ, ऊपर से आप उनको कौन सी डील दे रहे हैं, कौन से मिल प्रोडक्ट की डील दे रहे हैं। ये सदन को, सरकार को, विपक्ष को आत्मविश्वास में लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए। अंत में माननीय महोदय, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, ऊर्जा और सामाजिक न्याय में जो साझा धागा है, वो संसाधनों की कमी नहीं बल्कि ईमानदार स्वीकारोक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। यह सरकार सुधार पर जश्न मनाना छोड़कर तुलना पर भरोसा करती है और उत्तर देने के बजाय ताली बजवाने में व्यस्त है। भारत के लोग चमत्कार नहीं मांगते हैं, वह चाहते हैं सच्चाई, पारदर्शिता और समय पर कार्रवाई करिए। उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए जो वास्तविकताओं का सामना करे, उनसे भागे नहीं, विपक्ष से भागे नहीं, विपक्ष के प्रश्नों से भागे नहीं, डरे नहीं। हम सब एक होकर देश को मजबूत करने के लिए यहाँ पर हैं। मैं यही करूंगी कि विनम्रता के साथ शासन करे, अहंकार नहीं करे। अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि इतिहास
कर्म के साथ साथ मौन का भी लेखा रखता है। इसी चेतावनी के साथ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इतना ही कह के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।